Hello everyone and welcome to upscprep.com. This is Nimish Kapoor. आज हम लेके आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में। ये जो वीडियो है ये कवर करता है इम्पॉर्टेंट मेजर प्रपोजल्स जो ब्रिटिश ने प्रपोज किए फ्रॉम ऑगस्ट ऑफर जो 1940 में आया टू इवेंचुअली इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इन सब प्रपोजल्स जो कि काफ़ी कंफ्यूजिंग हो सकते हैं आप सबके लिए, स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे क्या इंपॉर्टेंस है इन सब ऑफर्स की, प्रपोजल्स की, और क्या रिएक्शन रहा इन सब पर। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ऑगस्ट ऑफर जो आया 1940 में। अब 1940 अगर हम डेट देखें तो वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुए 1 साल हो चुका है एंड नाजी जर्मनी काफ़ी एग्रेसिव है एंड ब्रिटिश चाहता है कि उसको सपोर्ट मिले इंडिया से भी। तो क्या ज़रूरत थी ऑगस्ट ऑफर की? प्राइमरीली फॉल ऑफ फ्रांस, वर्ल्ड वॉर में फ्रांस गिर चुका था जर्मनी के हाथों ब्लिट्जक्रीग के, एंड नाजी थ्रेट जो है वो बढ़ गया था और कांग्रेस को भी उसका स्टांस जो था इंडिया में वो सॉफ्टन हो चुका था। तो कहीं ना कहीं अब ब्रिटिश चाहती थी कि अभी डोमेस्टिकली इंडिया से और सपोर्ट मिले हमें वॉर के लिए। ब्रिटिश टू वर रेडी फॉर कंसिलिएशन क्योंकि वो चाहती थी कि एज आई टोल्ड यू सपोर्ट मिले उसको कांग्रेस से और अदर एलिमेंट्स ऑफ इंडियन पॉलिटी। कांग्रेस ऑफर्ड टू कोऑपरेट, उन्होंने कहा कि हाँ हम कोऑपरेट करेंगे आपकी वॉर में अगर हमें ट्रांसफ़र ऑफ अथॉरिटी दी जाए ताकि हम अपनी इंटरिम गवर्नमेंट क्रिएट कर सकें। और गवर्नमेंट ने इस पर सोच विमर्श किया और इवेंचुअली दे केम आउट विद ऑगस्ट ऑफर। अब ये नाम ऑगस्ट ऑफर कहाँ से आता है? 8 अगस्त को ये ऑफर दिया गया, वहीं से ये नाम आता है ऑगस्ट ऑफर, अनाउंस्ड बाय उस टाइम के वाइसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो। तो ये था नीड। अब आते हैं प्रपोजल क्या था ऑगस्ट ऑफर का। तो ऑगस्ट ऑफर में ब्रिटिश ने ये बोला कि वॉर के बाद एक हम रिप्रेजेंटेटिव इंडियन बॉडी बनाएंगे, सेटअप की जाएगी ताकि वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर सके। ये फर्स्ट मेजर प्रपोजल था। सेकंड कि वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में उसको एक्सपैंड किया जाएगा और मोस्टली इंडियंस होंगे, मोस्ट इंडियंस, सारे इंडियंस नहीं, मोस्ट इंडियंस। यहाँ मोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड, डोमिनियन स्टेटस वॉज स्टेटेड एज द ऑब्जेक्टिव, कि ऑब्जेक्टिव है डोमिनियन स्टेटस ना कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस। डोमिनियन बनेगी इंडिया ब्रिटिश की, ना कि एक इंडिपेंडेंट कंट्री। फोर्थ, माइनॉरिटीज को एश्योर किया गया था कि ट्रांसफर ऑफ पावर जो होगी उनके कॉन्सेंट के बगैर नहीं होगी। बेसिकली माइनॉरिटीज को, खासकर इस केस में मुस्लिम लीग को, वीटो दे दिया गया था ऑगस्ट ऑफर में। अब क्या सिग्निफिकेंस था ऑगस्ट ऑफर 1940 का? तो फॉर वेरी फर्स्ट टाइम इंडियंस को अपनी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने का रिकॉग्निशन दिया गया। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम द राइट ऑफ इंडियंस टू फ्रेम देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिकॉग्नाइज्ड, कि उनका हक है, राइट है कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन खुद बना सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस थी ऑगस्ट ऑफर की। ये फर्स्ट टाइम ब्रिटिश ने ये रिकॉग्नाइज किया। डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कंसीडर्ड। इवेंचुअली ये जो डिमांड थी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी वो डिमांड कंसीड की गई और डोमिनियन स्टेटस पहली बार एक्सप्लिसिटली ऑफर किया गया था। कई बार कई स्टेप्स पे भारत ने इंडियन वेरियस एलिमेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी दे आस्क्ड फॉर डोमिनियन स्टेटस, बट पहली बार ब्रिटिश ने जो कंसीड किया ऑगस्ट ऑफर में, पहली बार था जो डोमिनियन स्टेटस देने का ये एक्सप्लिसिटली उनको ऑफर किया। इन 1941 वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को एक्सपैंड किया गया इसके बाद, और 8 आउट ऑफ 12 मेंबर्स जो थे वो इंडियंस थे। वाइट्स पे पास स्टिल इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज का कंट्रोल था जो कि थे डिफेंस, होम एंड फाइनेंस। अब क्या रिएक्शन था टू ऑगस्ट ऑफर बाय मेजर पॉलिटिकल पार्टीज उस टाइम के कांग्रेस और मुस्लिम लीग की? नंबर 1, कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया ऑफर को ऑल टुगेदर
एंड उसने बोला कि ये जो डोमिनियन स्टेटस का कॉन्सेप्ट है वो एक डेड एज अ डोर नेल है, मतलब उसका आज के टाइम पे कोई भी उपयोग नहीं है, क्योंकि उनकी डिमांड कंप्लीट इंडिपेंडेंस ऑलरेडी 1929 कांग्रेस सेशन लाहौर के बाद ऑलरेडी बदल चुकी थी। सो दे नेवर वेंट बैक टू डोमिनियन स्टेटस उसके बाद से। तो 11-12 साल बाद जो ब्रिटिश उनको दे रहे थे वो डोमिनियन स्टेटस का कॉन्सेप्ट वो मानने को तैयार नहीं थी अब कांग्रेस, जबकि मुस्लिम लीग ऑन द अदर हैंड सेलिब्रेटेड कि उनको अब वीटो मिल चुका है, एश्योरेंस की गिवन टू द माइनॉरिटीज कि हाँ उनकी मर्जी का बगैर कोई भी मेजर स्टेप नहीं लिया जाएगा। तो इसके बाद तो बेसिकली ऑगस्ट ऑफर अपने आप में वो क्योंकि डिमांड नहीं मानी गई कांग्रेस के द्वारा तो इट वॉजंट सक्सेसफुल एज सच। बट हाँ 41 में जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी वाइस रॉय की वो ऑफकोर्स एक्सपैंड की गई 12 मेंबर्स पे, वो एक मेजर सिग्निफिकेंस था जिसमें से 8 मेंबर्स इंडियंस थे। नाउ 1942 क्रिप्स मिशन आया और क्रिप्स मिशन में क्या था, लेट्स नो अबाउट इट। 1942 मिशन हेडेड बाय स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स वाज सेंट टू इंडिया कि अब स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स प्रपोजल देंगे ताकि इंडियन सपोर्ट फॉर द वॉर सीख की जाए। अब वॉर अपने चरम पे थी, डिसाइसिव टाइम आ गया था वॉर में, और बहुत ही एक मैच्योर 1939 से शुरू हुई 1942 में दिस वाज अ टर्निंग पॉइंट बेसिकली इन द वॉर पीरियड। सो इस टाइम पे ब्रिटिश को वाज डिमांडिंग मोर सपोर्ट फॉर द वॉर। इट ऑफर्ड इवेंचुअली जो स्टैफोर्ड क्रिप्स के अंडर जो क्रिप्स मिशन आया था 1942 में, उन्होंने ऑफर किया टू क्रिएट ऑल इंडिया यूनियन अगेन विद डोमिनियन स्टेटस विद द राइट टू विड्रॉ फ्रॉम कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ वो एक यूनियन थी जो जिस देशों में ब्रिटिश ने कॉलोनाइज की थी या उनका इन्फ्लुएंस रहा था वो कॉमनवेल्थ का हिस्सा थी। बट इसमें क्लियर कट ये लिखा गया था, मतलब प्रपोज किया गया था क्रिप्स मिशन के द्वारा कि ऑल इंडिया यूनियन क्रिएट की जाएगी जिसमें भारत को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा और उनके पास ये राइट होगा कि वो कॉमनवेल्थ से विड्रॉ कर सके। आफ्टर द वॉर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल असेंबलीज, नॉमिनेटेड नहीं की जाएगी, इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल असेंबलीज विल फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन एंड एनी प्रोविंस नॉट विलिंग टू ज्वाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी प्रोविंस जिनको नॉट विलिंग टू ज्वाइन यूनियन कुड हैव सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन एंड फॉर्म अ सेपरेट यूनियन। अगर हम ध्यान से देखें क्रिप्स मिशन यहीं से फेल होने की कगार पे आ गया, क्योंकि वो बेसिकली देश को डिवाइड भी करना चाह रहा था। वो कह रहा था अगर किसी प्रिंसली स्टेट का अगर नई मैंडेट है ज्वाइन करने का यूनियन तो वो अपनी सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्रिएट करके सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन बना सकता है और अपना सेपरेट यूनियन, अपना सेपरेट एक स्टेट क्रिएट कर सकता है। तो एज यू सी कि क्लियरली जब ये पावर ये प्रपोज किया गया तो इट वॉज मेंट टू बी रिजेक्टेड बाय कांग्रेस विच इट एंड मुस्लिम लीग, जो इवेंचुअली उन्होंने रिजेक्ट की। तो क्रिप्स मिशन हाउ कैसे वो डिफर करता था, हाउ इट डिफर्ड फ्रॉम द ऑगस्ट ऑफर। सो द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज टू बी सोली इन इंडियन हैंड्स नाउ। दो ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस। तो ऑगस्ट ऑफर ने बोला था, ऑगस्ट ऑफर ने कि द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी वो मेनली इंडियंस होंगे, जबकि जो क्रिप्स ऑफर के तहत क्रिप्स मिशन के तहत जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी वो सोली इंडियन हैंड्स में होगी। तो अब सो दिस वाज द मेजर, सो कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया एंड नेटिव स्टेट्स ओनली। ये क्रिप्स मिशन का मेजर एक हाउ इट डिफर्ड फ्रॉम ऑगस्ट ऑफर। A concrete plan was provided for Constituent Assembly which was formed after cessation of hostilities. इसमें एक more concrete plan दिया गया जो अगस्त ऑफर में सिर्फ बात की गई, इसमें प्लान बताया गया कि कैसे इलेक्ट होगा, कब होगा, क्या प्रोसेस होगा। ऑप्शन वॉज अवेलेबल टू एनी प्रोविंस टू हैव सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन दिया गया एक अलग स्टेट्स का, जो इंडिया पार्टीशन को इवेंचुअली ब्लूप्रिंट बना। मतलब कि ये फर्स्ट टाइम था कि जब ब्रिटिश ने कहा कि हाँ कई स्टेट्स अगर नहीं वो ज्वाइन करना चाहती यूनियन तो वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन अपनी सेपरेट स्टेट क्रिएट कर सकते हैं। ये भी यहाँ डिफरेंस था। डोमिनियन स्टेटस
to be granted to India immediately after the war with the right to secede from common. ये भी डिफरेंस था, क्योंकि पहले बोला गया था कि डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा, कब दिया जाएगा वो नहीं बताया, और इसमें कॉमनवेल्थ से भी भारत अगर सिसीड करना चाहता है वो भी प्रावधान दिया गया था. Indians were allowed a large share in the administration in the interim period. In the meantime, इंटरिम पीरियड में जब तक वॉर खत्म नहीं होती तो इंडियंस को लार्ज शेयर दिया जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए. एक्चुअल कंट्रोल ऑफ डिफेंस एंड मिलिट्री ऑपरेशंस वुड बी रिटेन्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट. तो क्या रिस्पॉन्स आया क्रिप्स मिशन, वो तो हमने देख ही लिया कि इमीडिएटली रिजेक्ट कर दिया गया. सो क्रिप्स प्रपोजल वर रिजेक्टेड बाय ऑलमोस्ट ऑल इंडियंस. कांग्रेस डिड नॉट वांट टू रिलाई ऑन फ्यूचर प्रोमिसेस, कि हमें फ्यूचर का नहीं पता कि हाँ 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद कब वॉर खत्म होगी और कब आप ये इंप्लीमेंट करोगे, हमें जो चाहिए अभी चाहिए. सो वी वांट अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट with full powers and also control over the defenses immediately. Gandhi termed the proposal as a post-dated check on a crashing bank. Remember this, very important. Gandhi termed the proposal, which proposal? Cripps mission proposal, as a post-dated check on a crashing bank. Muslim League demanded definite declaration in favor of creation of separate state for Muslims. मुस्लिम लीग ने डिमांड किया कि हमें एक डिक्लेरेशन आपकी तरफ से आए कि एक इन फेवर ऑफ क्रिएशन ऑफ अ सेपरेट स्टेट फॉर मुस्लिम्स एंड ऑल्सो सीट फॉर मुस्लिम लीग ऑन 50-50 बेसिस विद कांग्रेस इन द मीन टाइम इन द इंटरिम गवर्नमेंट. कि जब वॉर खत्म होगी हमें एक डिक्लेरेशन चाहिए कि हमारी एक सेपरेट स्टेट होगी मुस्लिम्स की. इन द मीन टाइम जब तक वॉर नहीं कर इंटरिम गवर्नमेंट में 50% सीट्स जो होनी चाहिए वो मुस्लिम लीग की होनी चाहिए. Depressed classes, Sikhs, Indian Christians and Anglo-Indians demanded more safeguards for their own communities. So eventually Cripps mission failed to pacify Indians. Right? अब आया वेवल प्लान. अब हम आते हैं, वॉर खत्म हो गई 1945. Right? वेवल प्लान. A conference was convened under Lord Wavell in Shimla in 1945. to negotiate with Indian leaders, right? तो अब लॉर्ड वेवल उस टाइम के वाइसरॉय शिमला में 1945 में नेगोशिएट किए इंडियन लीडर्स से. इट प्रपोज टू क्रिएट एन ऑल इंडियन एग्जीक्यूटिव काउंसिल एक्सेप्ट फॉर द गवर्नर जनरल एंड कमांडर इन चीफ. कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी वाइसरॉय की वो प्योरली इंडियन होगी एक्सेप्ट जो गवर्नर जनरल खुद और कमांडर इन चीफ. Hindus and Muslims were to have equal representation उसमें, and reconstructed council was to function as an interim government with the framework of Government of India Act 1935. जो नई गवर्नमेंट बनेगी interim government वो 1935 Act, Government of India Act 1935 Act के अकॉर्डिंग चलेगी. इन द प्रीवियस वीडियो विच वी हैव डिस्कस उसमें हमने 1935 एक्ट के फीचर्स को डिटेल में डिस्कस किया है. द मेन प्रपोजल्स ऑफ वेवल प्लान वर एज फॉलोज. ये हम देखते हैं. एक्सेप्ट फॉर गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ सारे इंडियंस होंगे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, ये हमने बात की, ये फर्स्ट था. कास्ट हिंदूज एंड मुस्लिम्स वर टू हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन, उनको भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलेगी. रिकंस्ट्रक्टेड काउंसिल जो होगी वॉज टू फंक्शन एज एन इंटरिम गवर्नमेंट विद इन फ्रेमवर्क ऑफ 1935 एक्ट, ये भी हमने देखा. गवर्नर जनरल वॉज टू एक्सरसाइज हिज वीटो ऑन द एडवाइस ऑफ, उसके पास वीटो रहेगी. बेसिकली लॉर्ड वेवल उस टाइम पे अगर थे तो उनके पास वो वीटो रहेगी, मतलब ब्रिटिश के हैंड में अभी भी वीटो पावर रहेगी. रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ डिफरेंट पार्टीज वर टू सबमिट अ जॉइंट लिस्ट टू द वाइसरॉय फॉर नॉमिनेशंस टू द. इलेक्शन नहीं होगा एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लिए, बट नॉमिनेशंस होंगी और डिफरेंट पार्टीज वो सबमिट करेंगी जॉइंट लिस्ट. इफ द जॉइंट लिस्ट वॉज नॉट पॉसिबल देन सेपरेट लिस्ट वर टू बी सबमिटेड. Possibilities were to be kept open for negotiations on the new constitution once the war was finally won. Almost on the verge of completion of war था जब ये हुई, और कहीं ना कहीं ब्रिटिश को पता था कि अब हम वॉर जीतने वाले हैं, तो इसलिए ये वेवल प्लान और ये कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें ये सारे पॉइंट्स को प्रेजेंट किया गया. अब ये था वेवल प्लान. अब आ गया वॉर, अब खत्म हो गई 45 में. आफ्टर बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा नागासाकी इवेंचुअली जापान ने जब अपना सरेंडर किया और अलाइड पावर्स जीत गई. अब लेकिन इस वॉर ने ब्रिटिश को एक इकोनॉमिक पावर हाउस से रिड्यूस करके एक डेट में एक स्टेट, उनकी अपनी लिमिटेशंस ऑफ पावर पता चली. यूएस एक सुपर पावर की तरह उभरा. तो
टू कंट्रोल अ बिग कंट्रीज एंड द एसेट्स। इवेंचुअली ब्रिटिश को पता चल चुका था, और नेवल म्यूटिनी भी 46 में रॉयल इंडियन नेवल म्यूटिनी हुई। उसके बाद लगा कि टू कंट्रोल इंडिया, मैनेज इंडिया वुडंट बी पॉसिबल नाउ फॉर ब्रिटिश। तो कैबिनेट मिशन 1946 आई। अब ये क्या था, किसने सेंड की? तो इट वाज सेंट बाय ब्रिटेन्स प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पे, क्लेमेंट एटली, कि टू फाइंड आउट वेज टू नेगोशिएट पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर। अब वो मान चुके थे कि अब हमें पावर ट्रांसफर करनी है, तो ये कैबिनेट मिशन भेजा गया कि किस तरीके से पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर इंडिया को ट्रांसफर कर दी जाए, उस पर नेगोशिएट करने के लिए ये मिशन आया। इसमें 3 ब्रिटिश कैबिनेट मेंबर्स थे। पेंथिक लॉरेंस चेयरमैन थे, एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया स्टैफर्ड क्रिप्स, एंड प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रेड। सो पेंथिक लॉरेंस चेयरमैन थे, ही वॉज अ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एट दैट टाइम। स्टैफर्ड क्रिप्स प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रेड, एंड एवी अलेक्जेंडर फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरलिटी। ये 3 मेंबर थे। ओके, तो फीचर्स क्या थे ये अब हम देखते हैं कैबिनेट मिशन प्लान के। तो पहले तो रिजेक्शन ऑफ डिमांड फॉर फुल फ्लेज पाकिस्तान फुल फ्लेज पाकिस्तान का जो डिमांड थी मुस्लिम लीग के द्वारा, वो रिजेक्ट कर दी गई कैबिनेट मिशन प्लान। जो ग्रुपिंग ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोविंशियल असेंबलीज उस टाइम पे थे, उनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, या पार्ट ए बी सी भी बोला जाता है। सेक्शन 1 में हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस रही, सेक्शन 2 में मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस, और सेक्शन 3 में इवेंचुअली बंगाल एंड असम डिवाइड किया गया। 3 टियर एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर एट प्रोविंशियल, सेक्शन एंड यूनियन लेवल्स। तो 3 टियर एग्जीक्यूटिव के बारे में बात की गई, तो प्रोविंशियल लेवल में, सेक्शन लेवल में, यूनियन लेवल में। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज टू बी इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल असेंबलीज बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्ट की जाएगी बाय प्रोविंशियल असेंबलीज और बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 389 मेंबर बॉडी होगी, और विद प्रोविंशियल असेंबली सेंडिंग 292, चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, जो आज के टाइम पे आप बोल सकते हैं यूनियन टेरिटरी, सेंडिंग 4, एंड प्रिंसली स्टेट सेंडिंग 93 मेंबर्स। तो एक कॉमन सेंटर वुड कंट्रोल डिफेंस, कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल अफेयर्स। मतलब सेंट्रल सब्जेक्ट होगा जो डिफेंस होगा, कम्युनिकेशन होगा, एक्सटर्नल अफेयर्स होगा, वो यूनियन के कंट्रोल में होगा। अ फेडरल स्ट्रक्चर वॉज एनविसाज्ड फॉर इंडिया। तो क्या फीचर्स थे, और आगे हम देखते हैं। कम्युनल क्वेश्चंस इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर्स वर टू बी डिसाइडेड बाय सिंपल मेजॉरिटी ऑफ बोथ कम्युनिटीज प्रेजेंट एंड वोटिंग। कोई भी कम्युनल क्वेश्चन होगा सेंट्रल लेजिस्लेचर में, वो डिसाइड होगा सिंपल मेजॉरिटी से बाय बोथ कम्युनिटीज जो उस टाइम पे प्रेजेंट एंड वोट करेंगी। प्रोविंसेस के पास फुल ऑटोनॉमी होगी और रेजिडुअल भी पावर होगी, जो इस वक्त यूनियन के पास है और उससे पहले जो वाइसरॉय के पास थी। तो प्रोविंसेस वर टू हैव फुल। रेजिडुअल पावर क्या होती है? रेजिडुअल पावर जो किसी भी लिस्ट में मेंशन नहीं है, जो रिमेनिंग रह जाती है, वो पावर प्रोविंस के पास होगी। तो अगर हम देखें तो कैबिनेट मिशन प्लान प्रोविंसेस को बहुत पावर्स दे रहा था। प्रिंसली स्टेट्स वर नो लॉन्गर टू बी अंडर द पैरामाउंटेंसी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो अब वो उसके पैरामाउंटेंसी में नहीं रहेंगे। दे वुड बी फ्री टू एंटर इन एन अरेंजमेंट विद सक्सेसर गवर्नमेंट्स और द ब्रिटिश गवर्नमेंट। जो वो अरेंजमेंट क्रिएट करेंगे इधर विद ब्रिटिश गवर्नमेंट या सक्सेसर गवर्नमेंट, अब वो फ्री रहेंगे उस अरेंजमेंट में आने के लिए। आफ्टर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन, अ प्रोविंस वाज टू बी फ्री टू कम आउट ऑफ ग्रुप। ये जो ग्रुप्स क्रिएट किए गए थे, सेक्शन 1, 2, 3, एंड आफ्टर 10 years अ प्रोविंस वाज टू बी फ्री टू कॉल फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द ग्रुप और द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब वो डिमांड भी कर सकती थी कि क्या हम इसी ग्रुप में रहना चाहते हैं ऑफ द ग्रुप, और द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कुछ चेंजेस चाहिए वो डिमांड कर सकते थे। मीनवाइल इंटरिम गवर्नमेंट वाज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में से ही इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म कर। द प्लान वॉज एक्सेप्टेड फर्स्ट बाय लीग, पहले उन्होंने एक्सेप्ट किया, एंड देन बाय कांग्रेस, दो बोथ हैड इंटरप्रेटेड प्रपोजल्स डिफरेंटली। Later in 1946, League withdrew its acceptance, retaliating to a statement given by Nehru, and gave a call for direct action day on August 16 to achieve Pakistan. पहले मुस्लिम लीग ने ज्वाइन किया, बट इवेंचुअली उन्होंने बाद में विड्रॉ कर लिया इस मिशन में से, और
डायरेक्ट एक्शन डे 1946 16 अगस्त को उन्होंने डिमांड की कि हमें पाकिस्तान चाहिए। उसके बाद क्या हुआ, कांग्रेस डोमिनेटेड इंटरिम गवर्नमेंट हेडेड बाय नेहरू को स्वॉन कर दिया गया 2 सितंबर 1946 में। However, Wavell quietly brought Muslim League into interim government later without giving up direct action. कि आप डायरेक्ट एक्शन मुस्लिम लीग को बोला आप डोंट गिव अप, but in the meantime you should join the interim government. Interim government period had enormous upheaval in the communal sentiments, and thus sensing trouble, Attlee made an announcement on February 20th 1947. अब क्या हुआ कि जो कम्युनल ट्रबल्स बढ़ती ही जा रही थी, राइट्स पीक पर थे, और क्लेमेंट एटली जो प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटिश के, उन्होंने डिसाइड किया कि फरवरी 20 1947 को अनाउंस किया कि वेयर इन डेडलाइन रखी गई जून 30 1948 ट्रांसफर ऑफ पावर की, और इट सजेस्टेड दैट पावर मे बी ट्रांसफर टू वन सेंटर और इन सम एरियाज टू द एग्जिस्टिंग प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। माउंट बैटन अब आए एज अ वाइसरॉय, जिन्होंने रिप्लेस किया लॉर्ड वेवल को। उनका प्राइमरी टास्क था कि ट्रांसफर ऑफ पावर के लिए आप जाइए, बहुत सेंसिटिव टास्क है और इसको अंजाम दीजिए। तो अब क्विकली एक बार देख लेते बिकॉज काफ़ी है। तो कैबिनेट मिशन प्लान 19 मई 1946 में आया। ये मेंबर्स थे। एजेंडा था फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट, फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मेन पॉइंट्स जो थे, रिजेक्शन ऑफ डिमांड फॉर फुल फ्लेज पाकिस्तान, grouping of existing provinces into 3 sections, formation of constituent assembly, central government to control defense, external affairs, communication, interim government from constituent assembly। तो ये जैसे हमने बात की थी ABC सेक्शन 1 to 3 ऐसे डिवाइडेड थे। मुस्लिम लीग ने पहले ज्वाइन किया 6 जून 1946 को और कांग्रेस ने 24 जून 1946 को। फिर इवेंचुअली बाद में मुस्लिम लीग विड्रू कर गई, बट डायरेक्ट लेटर ऑन अगेन दे ज्वाइंड। डायरेक्ट एक्शन डे जो था वो अगस्त 16 1946 था, जो मुस्लिम लीग ने अनाउंस किया था। अब आते हैं माउंट बैटन प्लान पर। माउंट बैटन प्लान, अब माउंट बैटन, लॉर्ड माउंट बैटन को भेजा गया कि इवेंचुअली ट्रांसफर ऑफ पावर आप स्मूथली करके आइए इंडिया में। इट्स मेजर इनोवेशन suggested by VP Menon was that immediate transfer of power based on grant of dominion status, thus obviating the wait for an agreement in Constituent Assembly on new political structure। अब मतलब अब एक डेट अनाउंस की जून 1948 क्लेमेंट एटली ने, बट माउंट बैटन थे कि इसको हमें जल्दी करना है, हमें वेट नहीं करनी कि जब कब तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कोई एग्रीमेंट या एक कॉन्स्टिट्यूशन पर बात कर सके। तो प्लान सजेस्टेड फॉर पंजाब एंड बंगाल असेंबलीज टू डिसाइड ऑन पार्टीशन, सिंध वॉज टू टेक इट्स ओन डिसीजन एंड रेफरेंडम वॉज टू बी हेल्ड इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और सिलहेट डिस्ट्रिक्ट जो ईस्ट पाकिस्तान में, जो अभी बांग्लादेश में। Independence of princely states was ruled out and they were to join either India or Pakistan. Bengal independence was ruled out and accession of Hyderabad to Pakistan was ruled out. ये माउंट बैटन प्लान था। और डेट ऑफ फ्रीडम, अब जो जून 1948 में होना था उसको एडवांस करके ले आए 15 अगस्त 1947। टाइम बहुत कम था पार्टीशन को अंजाम देने के लिए। For the transitional period, governments were to be conducted। अब ट्रांजिशन पीरियड में जो गवर्नमेंट्स अपना जो कंडक्ट करेंगी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग करेंगी। अ बाउंड्री कमीशन अंडर रैडक्लिफ को लाया गया, वॉज ऑर्गेनाइज टू डीलिमिट द बाउंड्रीज। वो एक ऐसे यू कैन से अ लॉयर बाय प्रोफेशन हु नेवर बीन टू इंडिया एंड न्यू नथिंग अबाउट इंडिया was brought in to create a separate state out of India, which was Pakistan, and draw the boundaries of it in a very limited period. So, ये था माउंट बैटन प्लान। अब आते हैं इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट। अब फाइनली पार्टीशन से पहले कैसे पार्टीशन होगी और कैसे इंडिपेंडेंस दी जाएगी, उसके ऊपर एक इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पास किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, जो इट प्रोवाइडेड फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया इनटू 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियंस, इंडिया एंड पाकिस्तान। दे हैड राइट टू secede from Commonwealth. Governor General of each province would be responsible for the operation of the act. Governor General responsible रहेंगे of each province would be responsible for operation of the act. The constituent assemblies of each new dominion will have legislative powers. उनके पास अपनी लॉ मेकिंग पावर रहेंगी, जो भी डोमिनियंस होंगी उनकी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के पास लेजिस्लेटिव पावर होगी। एग्जिस्टिंग सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल ऑफ स्टेट वुड सीज टू फंक्शन। जो एग्जिस्टिंग सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है और काउंसिल ऑफ स्टेट है
वो काम करना बंद कर देंगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एग्जिस्टेड टिल द टाइम, जितनी देर तक नई कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं होती और अडॉप्ट नहीं होती, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 काम करेगा। इट प्रोक्लेम्ड द लैप्स ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी, मतलब अब ब्रिटिश क्राउन के अंडर इंडिया नहीं आएगी, ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी को नहीं मानेंगी ओवर इंडियन प्रिंसली स्टेट्स एंड ट्रीटी रिलेशंस विद ट्राइबल एरियाज। जो भी ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी को प्रिंसली स्टेट्स मानती थी और ट्राइबल एरियाज को वो गवर्न करती थी, वो सारे रिलेशंस विल सीज टू एग्जिस्ट। इंडियन स्टेट्स वर ग्रांटेड फ्रीडम टू ज्वाइन ईदर डोमिनियंस और टू रिमेन इंडिपेंडेंट। तो जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो वर ग्रांटेड फ्रीडम टू ज्वाइन, किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं या इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। क्राउन्स राइट टू वीटो द लॉज वॉज गिवन अप। अब क्राउन का कोई लेना देना नहीं था, वो लॉ अब नहीं कर सकते थ्रू गवर्नर जनरल वाइसरॉय। अब जो है दे कुडंट वीटो द लॉज। लॉर्ड माउंटबैटन थे, ही बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। द एक्ट नॉट ओनली क्लोज्ड अ चैप्टर ऑफ colonial रूल बट ऑल्सो एट द सेम टाइम opened a new chapter of free India. But remember, with it came partition, which divided the country, and it led to a lot of killings of people of Punjab and Bengal. And not just Punjab, Bengal, but other areas as well. But it left a very negative mark, because the partition जो हुई वो एक bloodshed के साथ हुई। पार्टीशन ब्लडशेड के साथ हुई, इंडिपेंडेंस मिली, वो उतनी खुशी नहीं थी जितनी सोची थी, क्योंकि देश के दो हिस्से डिवाइड हो गए, राइट। अब हम इस एंटायर पीरियड की टाइमलाइन की जो आज हमने डिस्कस किया, इसको एक्टिवली रिकॉल करते हैं। तो 1940 में ऑगस्ट ऑफर आया, जो हमने डिटेल में बात की। ऑगस्ट ऑफर में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो मेनली इंडियंस होंगे उसमें, और इसमें बात की गई वाइसरॉय काउंसिल जो मेनली इंडियंस होंगे उसमें, उसके ऊपर, और डोमिनियन स्टेटस की पहली बार बात की गई। 1942 में क्रिप्स मिशन प्राइमरीली अगेन आई, दे वांटेड इमीडिएट सपोर्ट ऑफ इंडिया, और उसमें बात की गई कि जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंप्लीटली इंडियंस की होगी, और भी कंसेशंस देने की बात हुई। 1945 में लॉर्ड वेवल ने शिमला में मीटिंग की, और इसमें भी प्रपोजल्स दिए आफ्टर वॉर क्या क्या इंटरिम गवर्नमेंट और बाकी कैसे फॉर्मेशन। 1946 कैबिनेट मिशन प्लान, इवेंचुअली फर्स्ट टाइम ट्रांसफर ऑफ पावर की यहाँ बात की गई। माउंटबैटन प्लान, ये माउंटबैटन प्लान में जो है लॉर्ड माउंटबैटन ही टुक ओवर फ्रॉम लॉर्ड वेवल एज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया, एंड इसमें कैसे ट्रांसफर ऑफ पावर को जून 1948 से कम कर 15 अगस्त 1947 तक, और क्या क्या इसमें प्रपोजल्स रहेंगे उस पर बात की। इवेंचुअली इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया, जिसने डिफाइन किया कि इंडिपेंडेंस कैसे होगी, कब होगी, और क्या क्या कंडीशंस होंगी, कैसे दो कंट्रीज डिवाइड होंगी, उस पर ऊपर सारा एग्रीमेंट मीन सारा ये एक्ट पास हुआ। इसी के साथ दीज आर द इम्पॉर्टेंट प्रपोजल्स एक्ट विच वी डिस्कस टुडे इन दिस वीडियो। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से एंड ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग। अ लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स get confused. So I hope session was interesting and you felt that you've now better understand all these proposals offers much better. Thank you for joining UPSC Prep. For more such videos, stay connected and do subscribe the channel.